क्या बुमराह के तूफान से बच पाएगा अभिषेक? एमआई वर्सेस एसआरएच का ये नेक्स्ट आईपीएल का मुकाबला होने वाला है वानखेड़े में। इस मैच को डीपली कवर करेंगे, देखेंगे वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनके रिकॉर्ड वानखेड़े में काफी अच्छे हैं। मुंबई के कुछ प्लेयर्स हैं जो वानखेड़े में नहीं चलते और एसआरएच के कुछ प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पे चल रहे हैं। और कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिनको पिछले 4 मैच में शायद एक आधा विकेट ही मिला है इस ग्राउंड पे, वानखेड़े पे। तो आप समझिए बात को, एसआरएच और मुंबई के कुछ प्लेयर्स चलेंगे, कुछ प्लेयर्स नहीं भी चलेंगे। तो आपको उन प्लेयर्स की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी आईपीएल मैच की टीम बेटर बनेगी, आप आईपीएल मैच का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। एमआई वर्सेज एसआरएच मैच में ड्रीम 11 टीम आपकी फॉर्म होगी। 3 करोड़ की ग्रैंड लीग जो टीम होती है उसके भी आपको टिप्स इस वीडियो में दे दिए जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पे। एमआई वर्सेज एसआरएच ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, एमआई वर्सेज एसआरएच ड्रीम 11 टीम मेकिंग में आपका स्वागत है। तो गाइस सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं, दोनों टीमों के बीच में क्या कुछ स्टैट्स है। टोटल 23 मुकाबले खेले गए मुंबई एसआरएच के बीच में, जिसमें से 13 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं तो एसआरएच ने भी 10 मुकाबलों को जीता हुआ है। हेड टू हेड में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अगर आप आखिरी 5 मुकाबले देखें तो उसमें तो आपको मिल ही जाएंगे, किसी ने 3 जीते होंगे, किसी ने 2 जीते होंगे, है ना। वैसे ही आप देखिए मुंबई ने आखिरी 5 मैच जो खेले एसआरएच से उसमें से 3 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं और 2 मुकाबले जो है वो एसआरएच ने जीते हैं। तो रिसेंटली जो है मुंबई थोड़ी सी भारी पड़ी है टीम एसआरएच पे, ठीक है। हम इनके अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें, ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में आप पाएंगे ये 2 मुकाबले हैं, पिछले साल के ही मैचेस हैं। एक मैच मुंबई ने 7 विकेट से जीता है तो एसआरएच ने भी एक मैच को 31 रन से जीता हुआ है। ये 2 मुकाबले पिछले साल हुए थे, एसआरएच ने फर्स्ट बैटिंग करके 277 अगर आपको याद हो बहुत मेहनत स्कोर बनाया था और मुंबई भी लगभग पहुंची गई थी उस स्कोर के पास। अब इन मैचेस में किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया इससे आपको प्लेयर्स मिलेंगे ड्रीम 11 टीम के। देखिए सूर्य कुमार यादव, लास्ट टाइम जब मुंबई जीती थी तो 102 रन बनाए थे सूर्या ने एसआरएच के खिलाफ। तिलक वर्मा ने भी 37 का स्कोर किया था। पीयूष चावला के और हार्दिक पंड्या के 3-3 विकेट थे। अंशुल कंबोज और जसप्रीत बुमराह के 1-1 विकेट थे। अगर हम एसआरएच की बात करें तो वहां से ट्रेविस हेड ने 48 का स्कोर किया था, नीतीश रेड्डी ने 20 रन बनाए थे, पैट कमिंस के 35 रन 1 विकेट था और यानसेन और भुवनेश्वर उस टाइम इस टीम का हिस्सा थे, 1-1 विकेट लेके गए थे। एक और मैच देखिए जिसमें एसआरएच जीती हुई है। अब एसआरएच जीती हुई है फिर भी मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा का 64 का स्कोर आया, टिम डेविड का 42 का स्कोर आया, ईशान किशन 34 का स्कोर आया। अब तो ईशान किशन एसआरएच में जा चुके हैं। नमन धीर का 30 का स्कोर है, रोहित शर्मा 26, पंड्या का 24 रन 1 विकेट, गेराल्ड कोइट्स और पीयूष चावला के 1-1 विकेट। एसआरएच की तरफ से क्लासिन का 80 रन का नॉक, अभिषेक शर्मा का 63 का नॉक, ट्रेविस हेड अगेन परफॉर्म किया, देखिए 62 बनाया। बैक टू बैक 2 स्कोर्स अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास मुंबई के सामने इनके बन रहे हैं। मरकरम 42, जयदेव उनादकर 2-2 विकेट, पैट कमिंस 2 विकेट, शहबाज अहमद 1 विकेट। ये इनके बीच के हेड टू हेड मुकाबले हैं। कई मैचेस, कई प्लेयर्स जो है वो यहाँ वहां हो चुके हैं, एक दूसरे स्क्वाड में भी जा चुके हैं, पर कुछ प्लेयर्स आपको यहां से मिल जाएंगे जो अभी भी खेल रहे हैं, जैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये लोग तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कैसी दे रहे हैं वो आपको आगे डिटेल में पता लग ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से विनिंग के चांसेस इस मैच में अगर आप मुझसे पूछे एक ओवरव्यू अगर आप मुझसे जाने तो मुंबई की ज्यादा चांस है विन करने के। 65% चांस मुंबई इंडियंस का है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, ग्राउंड काफी छोटा है, बल्लेबाजी दोनों टीमों की अच्छी है बट कंसिस्टेंसी जो है वो मुंबई की टीम में ज्यादा बेटर है। इनका मिड ऑर्डर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है जबकि एसआरएच की टीम टॉप ऑर्डर पर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। अगर हम बात करें दोनों टीमों की बॉलिंग की तो मुंबई के पास बॉलिंग ज्यादा बेटर है, तो इस ग्राउंड पर वो सूट भी करती है। तो मेरे हिसाब से मुंबई फेवरेट होगी 65% और 35% चांस होगा पैट कमिंस की टीम सनराइजर्स हैदराबाद का। तो विनिंग टीम का चांस है मुंबई का, ध्यान रखिएगा। तो गाइज आगे चलते हैं और भी ढेर सारी चीजें देख लेते हैं, पर उससे पहले ऑफर देख लीजिए। आईपीएल इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आपके लिए फैन 11 पे चल रहा है। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपके अकाउंट में 50 रुपए का रियल कैश दे दिया जाता है। ये ऐप आपको 50 रुपीज का रियल कैश दे रही है जिसको आप 100% कहीं भी यूज कर सकते हो बिना अपना 1 भी रुपए ऐड करे। आपने सही सुना, आपको 1 रुपए ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप को बस डाउनलोड कर लो और ये आपको 50 रुपीज का फ्री कैश दे देंगे जिसको आप किसी भी कॉन्टेस्ट में लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो। कैसे मिलेगा ये फ्री कैश? नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों में आपको टेलीग्राम और उसके नीचे ऐप का लिंक मिलेगा, फैन 11 ऐप का। डाउनलोड कीजिए, रेफर कोड पूछे तो एफएक्स लगा देना, ना पूछे तो वो लिंक से ले लेता है, ठीक है। तो आपको 50 रुपीज आपका मिलेगा। सबसे पहले 5 रुपए अकाउंट में आएंगे, जैसे आप अकाउंट बनाएंगे 5 रुपीज आपको दिखेंगे वॉलेट में। बाकी के 45 रुपीज आएंगे जब आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराएंगे उस अकाउंट पे, पैन वेरीफाई कराएंगे और बैंक वेरीफाई कराएंगे। जब ये तीनों चीजें वेरीफाई हो जाएंगी तो 10, 10 और 25 रुपए करके 3 बार में आपको और पेमेंट मिलेगा। तो कुल मिला के आपके फैन 11 वॉलेट में आ जाएंगे 50 रुपए, जिससे आप
कहीं भी खेलिए, 100% यूज करिए, इससे बेटर डील आपके लिए नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी है आईपीएल का, इसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी ऊपर आपकी रैंकिंग पुश होगी। मतलब आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है, जो एंट्री फी आप ज्वाइन करेंगे वो इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगी। मान लीजिए आपने 10,000 का डिपॉजिट किया FAN11 एप्लीकेशन पे, तो उस 10,000 को आप मल्टीपल टाइम रोटेट करके भी जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। उस 10,000 से एक मैच खेले, फिर 10 बढ़ गया, अगले मैच में जो 10 का 20 अगर आपने कर लिया तो वो 20 भी लगा दिया, तो आपका फिर 30,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ऐसे वो 10,000 के डिपॉजिट से ही आप 30, 40, 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। 1 लाख का फर्स्ट प्राइस है, 3 लाख का टोटल प्राइस पूल है। और इस पे देखिए अभी डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा है। 1000 से 9,999 रुपीज तक डिपॉजिट करने पे आपको मिल रहा है 7% का एक्स्ट्रा रियल कैश। आपने सही सुना, 7% का एक्स्ट्रा रियल कैश, और ये भी जाएगा आपके डिपॉजिट वॉलेट में। 100% यूजेबल जो होता है ना, वो कैश है ये। मतलब 1,000 रुपए डिपॉजिट करो और 70 रुपए आपको फ्री के एप्लीकेशन उठा के दे देगी। 10,000 मतलब 9,999 का डिपॉजिट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 699 रुपए आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे। 699 का एक कॉन्टेस्ट अलग से खेल सकते हो अगर आप ये बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते हो। मैं इंसिस्ट करूंगा आपको इस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। 7 बार इसका डिपॉजिट आप मार सकते हैं। कोशिश कीजिएगा बड़े से बड़ा डिपॉजिट करने की, क्योंकि ऑफर काफी कम आते हैं, क्योंकि ऐप पे बहुत सारे फीचर वैसे ही हैं। फ्री का गिव अवे मिल रहा है, गारंटीड कॉन्टेस्ट है, लीडर बोर्ड है, सब कुछ है। ये डिपॉजिट ऑफर उस पर बोनस है, एक तरीके से रियल कैश मिलता है इसमें आपको। बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। देखिए वानखेड़े में मुकाबला है, बहुत से प्लेयर्स के स्टैट्स यहां पे खराब है, बहुत से प्लेयर्स के स्टैट्स अच्छे भी है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अब तक 120 मुकाबले हो चुके हैं आईपीएल के। 55 बैटिंग फर्स्ट और 65 बैटिंग सेकंड ने मैचेस को जीता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 170 है, हाईएस्ट स्कोर 235 है और लोएस्ट स्कोर 67 है। देखिए इस ग्राउंड के बारे में एक चीज जान लीजिए, ये ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है। स्क्वायर बाउंड्रीज 62 से 64 मीटर के आसपास होती हैं, 62 से 64 मीटर जो कि शॉर्ट बाउंड्रीज मानी जाती हैं। जो बाउंड्रीज लगभग 70 के आसपास पहुंचती हैं उनको हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राउंड बोलते हैं, जिसपे 70, 72 मीटर या 75 मीटर ऐसे डायमेंशंस होते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग ग्राउंड होता है, बड़ा ग्राउंड होता है। पर इस वानखेड़ी के स्टेडियम की आप बात करें तो 62 से 64 मीटर में यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज होती हैं और स्ट्रेट बाउंड्री थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर उतना मैटर नहीं करता। दो साइड काफी छोटी हैं, तो रन्स बनेंगे लगातार। बल्लेबाज ऑफ साइड, लेग साइड, दोनों साइड पे रन्स बनाएंगे, तो ये गेम जो है वो बल्लेबाजों की ज्यादा रहेगी, ना कि बॉलर्स की। अब बॉलर्स की भी रहेगी तो कौन से बॉलर्स आपको पिक करने वो समझिए। सबसे पहले आप देखिए पिछला मैच जो इस ग्राउंड पे खेला गया वानखेड़े में, उसमें आरसीबी ने 221 बनाया था और मुंबई 209 बना पाई थी। दोनों टीमें 200 तक बड़े इजीली पहुंच गई थी। मतलब इस विकेट पे परफॉर्मेंस तो आया है इस साल। 2025 में एक मैच हुआ है केकेआर मुंबई का, इसमें केकेआर का बहुत जल्दी ही आप देखिए 10 विकेट गिर गए थे, पर मुंबई ने बड़े आराम से इसको चेज डाउन कर लिया था। 121 बना लिया था, मात्र 2 विकेट गिरे थे मुंबई के। तो ग्राउंड पे रन्स बनेंगे अनटिल अनलेस कोई टीम एकदम से ही कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो रन्स बनेंगे कितने? एवरेज स्कोरिंग 170 प्लस है, मतलब 175, 180 बड़े आराम से बनता है, और 200 प्लस का टोटल एक तरीके से विनिंग टोटल इस ग्राउंड पे मान सकते हैं आप। ठीक है, टोटल पिछले 2 मुकाबलों में फास्ट बॉलर्स को मिले हैं 19 विकेट और स्पिनर्स को कितने विकेट मिले हैं? मात्र 7 विकेट। मतलब ये ग्राउंड स्पिनर्स के लिए अच्छा नहीं है। मतलब स्पिनर्स को यहां पे ज्यादा टर्न भी नहीं मिलता होगा। अगर विकेट नहीं मिले तो उसका सीधा सा मतलब है कि स्पिनर्स को विकेट ना मिलने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड डायमेंशन छोटा हो सकता है, जो कि है, क्योंकि आपको पता है कैचेस वगैरह बनाते हैं बॉलर स्पिन कैटेगरी में, पर जब ग्राउंड डायमेंशन ही छोटा हो तो बाउंड्री सीधी सिक्सेस लगेंगे, बाउंड्री पे कैच नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, जो 75-80 मीटर की बाउंड्रीज पे कैच हो जाते हैं वो 62-64 मीटर पे तो सीधा 6 होगा ना। तो आप समझिए वो एक गेम चला गया स्पिनर्स का कि वो कैच उठाते थे तो कैच सीधा 6 हो जा रहा है। टर्न नहीं मिल रहा है विकेट से, पक्का नहीं मिल रहा होगा, मुझे तो पता है। वैसे वानखेड़े पे नहीं इतनी हेल्प मिलती है स्पिनर्स को, पर मैं तो एक बता रहा हूं, आप इन स्टैट्स को देख के भी बता सकते हो ग्राउंड कैसा हो सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। आप समझिए चीजों को कि आप ग्राउंड देख के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बता सकते हो और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के आप ग्राउंड का अंदाजा लगा सकते हो कौन सा था। ठीक है, ये चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद है इस ग्राउंड पे, मतलब अगर है भी तो फास्ट बॉलर्स, वरना बल्लेबाजी बेस्ट है, बाकी तो ठीक ही है। ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखो, 8 मैच खेले गए, मुंबई ने 6 जीते और एसआरएच ने 2 जीते। मतलब ये 8 मुकाबले एसआरएच और मुंबई के बीच के हैं। एसआरएच मुंबई 8 बार आमने सामने इस ग्राउंड पे आई है वानखेड़े पे। मुंबई ने 6 मुकाबले और एसआरएच ने 2 जीते हैं। मुंबई ने टोटल 87 में से 53 मैचेस में अपनी विनिंग दर्ज करी है। आप समझिए मुंबई ने 87 में से 53 मैचेस, यानी अप्रोक्सीमेटली 50% से ऊपर का ही मार्क है विनिंग का इनका। और अगर हम बात करें एसआरएच की तो 13 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं। बहुत ही घटिया प्रदर्शन है एसआरएच का इस ग्राउंड पे देखा जाए तो। छोटा सा ग्राउंड है पर बल्लेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं ढह जा रही है। 13 मैच में 2 ही मैच जीते हैदराबाद ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्लेइंग 11 की, मुंबई की प्लेइंग 11। बहुत
बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरा एनालिसिस देख लेंगे तो इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे ये बेस्ट वीडियो होता है एनालिसिस का, इसमें हम एक एक चीज आपको बताते हैं, बल्लेबाज कैसा है, बॉलर कैसा है, उसका क्या नेचर है, हर चीज आपको पता लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा, रेयान निकल्टन की। दोनों ही इस टीम के आप कह सकते हैं सबसे कमजोर बल्लेबाज है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कमजोर है, क्योंकि रोहित शर्मा तो आपको पता है टाइमिंग के मास्टर हैं, पुल शॉट के मास्टर हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में इनका नाम है, पर फिर भी ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस टीम के सबसे खराब प्लेयर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। ये आपको जिताएंगे जरूर, बहुत अच्छे से जिताएंगे, कभी कभी तो 50 और 100 भी बना देंगे, आप तारीफ करते थक जाएंगे, पर वो कितनी बार होगा? लगभग आप मान के चलो 10 में से सिर्फ 2 मुकाबले होंगे जिसमें रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस टीम में लेने लायक का होगा। समझ रहे हो ना? हर 5 मैच में 1 मैच अच्छा होता है रोहित शर्मा का, और अभी तक तो आपने देखा इस आईपीएल में वो मैच मिला नहीं अभी तक हमें, हो सकता है इस वाले मैच में मिल जाए, पर लगातार रोहित शर्मा फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक है, वानखेड़े की विकेट है, सबसे अच्छा इस विकेट को रोहित शर्मा ही जानते हैं, पर पिछले अगर आप 4-5 मैच उठा के देखें रोहित शर्मा के और उनका ओवरऑल एवरेज कंपेयर करें ना, तो एवरेज का आधा भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा रोहित शर्मा इस ग्राउंड पे। तो कहीं ना कहीं इस प्लेयर की फॉर्म ही खराब है, पर क्योंकि बड़ा प्लेयर है और लगभग काफी मैचेस से फ्लॉप जा रहा है, तो अब चांसेस बढ़ रहे हैं इसके परफॉर्मेंस आने के। जो एक एवरेज होता है ना, लॉ ऑफ एवरेजेस जिसको हम बोलते हैं, कि अपने एवरेज से बंदा 4-5 मैच लगातार नीचे खेला तो अब एक आध मैच कभी भी जंप लेगा एवरेज से बहुत ऊपर। तो रोहित शर्मा आपकी टीम में कंफर्म पिक होंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। सामने वाली टीम की बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं रोहित शर्मा को इंसिस्ट करूंगा अपनी टीम में आप लीजिए। इसके बाद बात करते हैं रेयान निकल्टन की। रेयान निकल्टन जनरली जो है वो फ्लैट विकेट्स के अच्छे प्लेयर हैं और पेस को अच्छा खेलते हैं, तो ये ग्राउंड इनको सूट करना चाहिए मेरे हिसाब से। स्पिन के सामने थोड़ा सा फंसते हैं रेयान निकल्टन। अब वैसे तो देखिए स्पिन के सामने रोहित भी थोड़े बहुत फंस जाते हैं, वैसे स्पिन के सामने गेम प्ले अच्छा है रोहित का, पर लेग स्पिन से थोड़ी प्रॉब्लम है अगर हाई क्वालिटी लेग स्पिनर है, और लेफ्ट आर्म पेसर से थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत होती है, रोहित को सेट होने में टाइम लगता है। तो रोहित की कमजोरी जो है वो लेफ्ट आर्म पेस है, वो भी शुरुआत में सेट होने तक, और दूसरी कमजोरी है लेग स्पिन, वो भी क्वालिटी होनी चाहिए। रेयान निकल्टन की स्पिन कमजोरी है, ज्यादा स्पेसिफिक हम इसमें जाएंगे नहीं, मेनली स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेल पाते, रोहित तो फिर भी ठीक खेल लेते हैं, रेयान की वो कमजोरी होगी। और थोड़ा सा मूवमेंट से प्रॉब्लम रेयान को होता है, थोड़ा मूवमेंट एक्स्ट्रा मिलता है ना स्टार्टिंग में, स्विंग वगैरह, तो वो रेयान को प्रॉब्लम करता है। नंबर 3 पे है विल जैक्स, पर नंबर 3 पे इनको पोजीशन बैटिंग की मिली नहीं। पिछले बार हमने देखा कि इनको टीम ने एकदम साइड में फेंक दिया, और ठीक भी किया क्योंकि विल जैक्स की फॉर्म खराब चल रही है। देखो ऐसे विकेट्स पे विल जैक्स को परफॉर्मेंस देनी चाहिए, बैटिंग विकेट्स के ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पेस को बढ़िया खेलते हैं, स्पिन के सामने थोड़ा सा गेम प्ले इनका खराब होता है और स्पिनर्स की यहाँ चलती नहीं है, तो लॉजिकली तो इनको चलना चाहिए इस ग्राउंड पे, पर क्योंकि लगातार इतने फ्लॉप मैचेस दे चुके हैं रोहित की तरह कि टीम रोहित को तो चलो पीछे नहीं भेज सकती, पर विल जैक्स को जरूर पीछे ढकेल दिया है। नंबर 3 पे पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव आए थे, स्पिन को तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पेस को भी अच्छा खेलते हैं। दिक्कत इनके साथ पता क्या है? माइंडसेट। कभी कभी एकदम से ना बहुत खराब शॉट खेल जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, ओवर अटैकिंग नेचर। ठीक है, शॉट्स इनके पास बहुत क्लीन है, अगर आप देखें 360 ग्राउंड, मतलब पूरा फील्ड को देखते हैं ये, उसके बाद ये शॉट को चूज करते हैं और बहुत अच्छे शॉट्स को चूज करते हैं। ठीक है, यहां वहां राइट लेफ्ट पीछे आगे, आप इनका अगर वैगन व्हील आप देखें ना, अगर किसी दिन ये बड़ी पारी खेले तो इनका वैगन व्हील देखिएगा, आपको उससे पता लगेगा कि ये प्लेयर हर डायरेक्शन में रन्स बना रहा है, इसलिए इसको 360 प्लेयर बोलते हैं हम। ठीक है, बस इसको शुरुआत में ना जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी के चक्कर में अपना विकेट देते हैं सूर्य कुमार यादव, वरना इनको ज्यादा प्रॉब्लम किसी से होती नहीं है। तिलक वर्मा स्पिन के इस टीम के सबसे जबरदस्त प्लेयर हैं, स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वाला प्लेयर तिलक वर्मा, और इस टीम का मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर अगर मैं बोलूं तो वो भी तिलक वर्मा है। इस सीजन अगर आप देखें उठा के मैचेस, पिछले 2 मैच से तो लगातार 50+ का स्कोर कर रहा है, पर उसके पहले के जो मैचेस खेले उसमें भी 25-30 हर बार बना ही रहा था ये बंदा, वो भी इस बैटिंग पोजीशन पे नंबर 4 और नंबर 5 पे खेलते हुए। तो तिलक वर्मा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक होगा, सबसे कंसिस्टेंट पिक है इस टीम का, स्पिन को खेलता है अच्छा और पेस के सामने थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या होती है। हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो ये देखिए 2 से 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं, कह नहीं सकते कितने ओवर करेंगे क्योंकि अभी टीम के पास बॉलिंग बैकअप काफी ज्यादा है, 5 तो ये मेन बॉलर ही हो गए, इसके बाद हार्दिक अलग है, तो इनके ओवर्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं किसी के साथ, कभी दीपक चहर, कभी सैंडनर, कभी करण शर्मा, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, विल जैक्स के चांस कम है बॉलिंग करने के, क्योंकि हार्दिक पांड्या है, सेंटनर हैं, दीपक चहर हैं, बोल्ट हैं, हाँ कोई लेफ्टी बैट्समैन होगा तो एक आधा ओवर फिकवाने में विल जैक्स को टीम देख लेगी। ठीक है, हार्दिक 2 से 4 ओवर आप मान के चलो, पर बैटिंग बैकअप भी है हार्दिक का, क्योंकि टॉप ऑर्डर आजकल अच्छा नहीं खेल रहा है, तो कभी भी इनकी बैटिंग आ सकती है। पिछले मैच में नंबर 6 नहीं नंबर 5 पे आए थे बैटिंग करने, क्योंकि विल जैक्स को पीछे ढकेल दिया था टीम ने, और उसके बाद नमन धीर आ गए थे। नमन धीर भी देखिए अच्छे बल्लेबाज है, बट उनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी की कमी है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे, हार्दिक के भी नीचे आ रहे हैं, तो हार्दिक अगर फ्लॉप हो जाए या फिर ऊपर से 2-3 बल्लेबाज फ्लॉप होना, तब जाके नमन धीर का बैटिंग का चांस
चांस बनेगा। अब उसके बाद भी वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा उसकी भी 50-50 प्रोबेबिलिटी, हालांकि 50-50 नहीं है, 75-25 है, क्योंकि 75% चांस यही रहता है कि नमनदीर परफॉर्म करेगा, वो खेलता अच्छा है। ठीक है, सेंटनर की बात करते हैं। बोलर्स को समझिए जरा, सेंटनर का गेम प्ले क्या है। ये आपको 4 ओवर करके देंगे, बहुत इकोनॉमिकल ओवर्स करके देंगे, रन्स को रोकेंगे, पर आप इनसे विकेट की ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा। विकेट अगर लेंगे पूरे 4 ओवर में तो शायद एक आध विकेट लें, या हो सकता है विकेट इनको मिले ही ना, क्योंकि ये विकेट लेने को देखते ही नहीं है। डिफेंसिव गेम प्ले है, अटैकिंग नेचर नहीं है। जबकि यहां पे अगर हम करण शर्मा को देखें तो ये एग्रेसिव है, ये विकेट लेने को देखते हैं, वेरिएशन ज्यादा करते हैं, पर रन्स को लीक करते हैं। अगर टीम रन्स रोकना चाहेगी तो सेंटनर पे भरोसा जताएगी, और अगर टीम को रन्स से मतलब नहीं है, पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, तो फिर करण शर्मा को लेके आएगी। करण शर्मा जो है, ऐसा होता है इनके साथ, या तो एक ओवर में 15-20 रन खा गए, या फिर उस ओवर में विकेट ही लेके चले गए। तो ये चीजें हैं, बढ़िया गुगलीज वगैरह डालते हैं। करण शर्मा एक टेक्निकली आप कह सकते हैं विकेट टेकर बॉलर है, और ये टेक्निकली एक रन होल्डर है, और ये बहुत कंसिस्टेंट प्रेशर सिचुएशंस में मतलब बेस्ट होंगे टीम के लिए रन्स रोकने के लिए, क्योंकि उस टाइम टीम को विकेट नहीं चाहिए होते। जब बहुत ज्यादा रन्स बन रहे हो तो रन्स को रोकना पड़ता है, ठीक है, डिफेंड करना पड़ता है। तो सेंटनर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। ये विकेट तो लेके देंगे, ये फैंटेसी के लिहाज से अच्छे हैं, पर टीम के लिहाज से सेंटनर ज्यादा अच्छे हैं। अब इनके पेसर्स को समझिए, इनके पास पेसर्स कौन कौन है, मतलब फास्ट बॉलर्स कौन कौन है। जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, और दीपक चहर है। सबका अपना अपना रोल है। सबसे पहले सबकी स्पीड्स को हम चेक करते हैं। अगर हम जसप्रीत बुमराह की स्पीड की बात करें तो ये तकरीबन 140 से 150 तक जाते हैं, 140 से 150 तक चले जाते हैं बॉलिंग करने। जनरली 147 मान लीजिए, 146 147 मोस्टली इनके जो है डिलीवरीज जाती हैं। 145 मान लो एक एवरेज, 140 और 150 का, पर इस रेंज में ये बॉलिंग करते हैं बुमराह। और कभी कभी स्लोअर वंस करते हैं, 125 128 किलोमीटर पर आवर वाली जो बॉल्स होती हैं वो भी काफी अच्छी प्रयोग करते हैं, पर मैक्सिमम इनकी जो स्पीड है वो 140 से 150 की रेंज में ज्यादा जाती है। अगर हम ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो इनकी जो गति है वो तकरीबन 137 से 143 के आसपास आप मान लीजिए, 137 से 143 के आसपास ये बॉलिंग करते हैं। तो ये इनकी एक रेंज है बॉलिंग करने की जो कि काफी अच्छी है। और सबसे कम गति के बॉलर अगर हम देखें वो है दीपक चहर, ये तकरीबन 128 से 135 के आसपास बॉल करते हैं, ठीक है। ये सबसे लीस्ट बॉलर है, मतलब सबसे कम गति के गेंदबाज। पर इनके पास जो वेपन है वो है स्विंग का, मतलब इनकी आप मानिए 128 130 की बॉल भी जो है वो काफी तेज लगेगी अगर स्विंग हो गई, ठीक है। इनको चाहिए प्रॉपर कंडीशन, स्विंग कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन, मूवमेंट चाहिए इनको। अगर मूवमेंट नहीं है ना, अगर आप पिच रिपोर्ट में सुनते हैं कि आज कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो दीपक चहर ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम से निकाल देना। दीपक चहर को तो निकाल ही देना, ट्रेंट बोल्ट का तो फिर भी है कि डेथ में आके भी विकेट ले लेते हैं, और पेस है उनके पास एटलीस्ट, ठीक है। इनके पास पेस तो है ही नहीं, और अगर स्विंग भी नहीं मिला तो हो सकता है टीम इनको प्लेइंग 11 में भी लेके ना जाए। इनको लेके ही इसलिए जाती है कि शुरुआत में ब्रेक थ्रो दिलाते हैं स्विंग बॉलिंग से। शुरुआत में 2 से 3 ओवर आप हमेशा दीपक चहर के ही देखेंगे, ट्रेंट बोल्ट से भी पहले इनको रखा जाता है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट के पास पेस है, स्विंग भी है, पर दीपक चहर का स्विंग अलग लेवल का है। बोल्ट के पास भी है, लेफ्ट आर्म पेस है, और जब कंडीशंस बैठती हैं तो ये भी बहुत डेडली हो जाते हैं शुरुआत में। पर नंबर 1 रखूंगा मैं दीपक चहर को, और नंबर 1 से थोड़ा सा नीचे ट्रेंट बोल्ट को रखूंगा। जसप्रीत बुमराह के पास बहुत ज्यादा स्विंग वगैरह नहीं है, तो आप ये शुरुआत में ना ये प्रेशर डालने के लिए ओवर करते हैं, और आजकल तो करते भी नहीं, अच्छा है नहीं करते, क्योंकि बोल्ट और दीपक चहर का मैक्सिमम इस्तेमाल आप शुरुआत के 2 से 3 या 4 ओवर तक ही कर पाएंगे। उसके बाद जो है वो बॉल नया नहीं बचता, नए बॉल से स्विंग होता है, और जब नया नहीं बचता तो फिर बुमराह है जो मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स को अच्छे से संभाल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो बुमराह आपको मोस्टली जो है या तो पावर प्ले खत्म होने के बाद एक आध ओवर डालते, एक आध मिड ओवर डालते दिख जाएंगे, या फिर जब पार्टनरशिप ब्रेक करनी हो तब आ जाते जसप्रीत बुमराह। और डेथ ओवर्स में तो कंफर्म आते ही आते हैं। मिड ओवर्स में करण शर्मा आ गए, तो पावर प्ले में मानिए दीपक चहर बोल्ट होंगे, और डेथ ओवर्स में बुमराह कंफर्म है। बुमराह के साथ कभी आपको बोल्ट भी देखेंगे, कभी हार्दिक देखेंगे। मोस्टली आप दीपक चहर को नहीं देखेंगे क्योंकि उनके रिकॉर्ड काफी खराब होते हैं डेथ ओवर्स में। इवन बोल्ट के भी कोई बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं होते डेथ ओवर्स में। सबसे बढ़िया यॉर्कर्स फेंकने वाला डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह है, वर्ल्ड का बेस्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आप इसको कह सकते हैं। टॉप 3 में हमेशा आएगा। हार्दिक इनका साथ आ सकते हैं डेथ ओवर्स में। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी, किसकी क्या भूमिका है, आपको इससे समझ में आ गया होगा कौन सा बॉलर कैसा है। ये थोड़ी से ज्यादा पेस से बॉलिंग करते हैं, विकेट लेने को देखते करण शर्मा। ये थोड़े कम पेस से बॉलिंग करते हैं, फ्लाइट्स वगैरह पे, आर्म बॉल पे ज्यादा फोकस करते हैं, और रन्स को कंटेन करते हैं, रन्स नहीं बनने देते। ये रन्स बनने देंगे पर विकेट लेके जाते हैं। तो ये चीजें आप समझिए, तभी आपकी टीम ज्यादा बेटर होंगी। अब हम बात करते हैं स्टैट्स की। हमने इतना देख लिया हर प्लेयर के बारे में, अब स्टैट्स क्या कहते हैं। मान लीजिए हमें कुछ लॉजिक नहीं पता, हम नहीं जानते क्या क्या होता है, हमें बस इतना पता है, हम स्टैट्स को देखेंगे। तो स्टैट्स को देख के हमें क्या पता लगता है वो देखिए। रोहित शर्मा भूल जाइए, बड़े प्लेयर हैं, छोटे प्लेयर हैं, सब भूल जाइए। आप बस देखिए इनके आखिरी 4 मैच कैसे हैं, नाम भूल जाइए। अब आखिरी 4 मैच इतने गंदे हैं ना कि आप टीम में लोगे ही नहीं।
18, 17, 13, 8 बंदे के 20 रन भी नहीं बने एक मैच में पिछले 4 मुकाबलों से, और इसका एवरेज 29.6 का है। धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है इसका एवरेज, ठीक है। पहले 30 क्रॉस करता था, अब 29.6 पे आ गया है। किसी भी दिन ना ये अपने एवरेज से, जैसे कि आप देख रहे हो, लगभग 10 रन नीचे खेल रहा है, किसी भी दिन 10 रन या 20 रन ऊपर खेल जाएगा ये। मतलब 39, 49 की स्कोरिंग कभी भी आ सकती है। रोहित शर्मा उस रडार पे हैं, क्योंकि 5-6 मैच में ही एक आध परफॉर्मेंस आता है, और लगभग 4-5 मैच हो गए इनके, तो ये परफॉर्मेंस कभी भी दे सकते हैं। हाई अलर्ट पे इनको रखिएगा। एसआरएच के सामने आखिरी 4 मैच में एक बड़ा इनिंग है, बाकी एवरेज परफॉर्मेंस 22 के आसपास की एवरेज है। अपने करियर से भी खराब परफॉर्मेंस एसआरएच के सामने इनका रहता है। ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखे तो बंदे का एवरेज 34 है, और रन्स कैसे बन रहे पिछले 4 मैच में? 17, 13, 68, 4। मतलब इस आईपीएल के ये आखिरी 2 मैच तो बहुत खराब है। 17 और 13 का स्कोर है, दोनों मैच में मिला के भी इसका एवरेज के आसपास का स्कोर नहीं बना। उम्मीद करेंगे कि इस मैच में शायद ये चीज को तोड़े और अपने एवरेज से अच्छा खेले रोहित शर्मा। रियान रिकिल्टन लेफ्टी बल्लेबाज, स्पेस को अच्छा खेलता है। लास्ट मैच में 41 बनाया, 17, 10, 62। एशियन कंडीशंस को समझ रहे हैं और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अब ढलने लगे हैं। बैटिंग एवरेज 36.7 का है। फर्स्ट टाइम ये खेलेंगे एसआरएच को, और इस ग्राउंड पे एक 17 रन का नॉक है और एक 62 रन का नॉक है इनका। मतलब शुरुआती मैच जो खेला था वानखेड़े वो काफी अच्छा था, उसके बाद जो मैच खेला वो उतना अच्छा नहीं था। उम्मीद करेंगे कि फर्स्ट मैच की तरह इस मैच में भी रियान रिकिल्टन अच्छा करे, क्योंकि कंडीशंस इनके हिसाब से हैं सेट। विल जैक्स पे टीम भरोसा कर नहीं रही है ज्यादा। पिछले 4 मैच में रन्स भी इनसे बने नहीं है, और आखिरी 4 मैच में जो इन्होंने टी20 या आईपीएल में बॉलिंग करी है उसमें भी विकेट सिर्फ एक है इनके पास, तो परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही है। एसआरएच के सामने पिछले 2 मैच में रन्स नहीं है, और 2 मैच में 1 विकेट मिला हुआ है बस। ग्राउंड पे आखिरी 3 मैच में रन्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, और आखिरी 2 मैच में जो इस ग्राउंड पे बॉलिंग करी उसमें 1 विकेट मिला हुआ है। तो विल जैक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। सूर्या को देखिए, सूर्या और तिलक वर्मा को एक साथ देखते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाए कि कौन अच्छा कर रहा है। सूर्या का पिछले मैच में 40 था, तिलक का 59 था। उसके पहले सूर्य का 28 था, तिलक का 56 था। उसके पहले सूर्य का 67 था, उस मैच में तिलक का 25 था। एक मैच में सूर्य का 27, उसमें 39 तिलक वर्मा का। अब बताइए, जब 4 मैच में से 3 मैच में तिलक वर्मा ने आपको सूर्य से ज्यादा रन बना के दिए, तो आप इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता है कि इसकी बैटिंग नहीं आ पाएगी, यही एक इशू है। बाकी तो फॉर्म आपको समझ में आ ही रहा है कि तिलक वर्मा जैसा फॉर्म पूरी मुंबई टीम में अभी किसी का नहीं है। स्पिन को बढ़िया खेलता है, रुक के खेलता है, इनिंग्स को बिल्ड करने को देखता है। और आप वहीं रोहित शर्मा को देखिए, ये 20 रन भी नहीं बना पा रहे, जबकि इसका मिनिमम पिछले 4 मैच का रन 25 है और मैक्सिमम 59 है। बैटिंग एवरेज भी इस प्लेयर की देखो 40.5 है। रोहित शर्मा की तो 30 के नीचे चली गई धीरे धीरे करके। ठीक है, तो एक यंग प्लेयर है, इस पर भरोसा करिए आप। एक प्लेयर जो पुराना हो गया उस पर आप थोड़ा सा कम भरोसा करिए। वो भी परफॉर्म करेगा, पर उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हिल चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी पीक पे है। आप एसआरएच के सामने इसका परफॉर्मेंस देख लो, आखिरी 4 मैच में 37, 64, 37, 8 परफॉर्मेंस है। सूर्य की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 102, 25, 7, 82। सूर्य का एवरेज 36 का है ओवरऑल एसआरएच के सामने, और इनका 48.7 का है। ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो सूर्या के आखिरी 4 मैच में 28, 27, 0, 102 का स्कोर है, 39 की बैटिंग एवरेज है। और तिलक वर्मा की 56, 37, 4, 31 का स्कोर है, बैटिंग एवरेज 33.4 है। मतलब मुंबई का मिड ऑर्डर जो है वो सूर्य कुमार यादव, वो तिलक वर्मा ही चला रहे हैं, हमको समझ में आ गया है। और हर मैच में मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि यही लोग मिलकर लगभग 90-100 रन बना रहे हैं हर मैच में मुंबई के, वरना मुंबई कब का मैच हार जाए। अब आते हैं हार्दिक पांड्या और नमन देर। हार्दिक पांड्या का अगर आप बैटिंग रिकॉर्ड देखें पिछले 4 मैच का, तो उसमें 2 मैच अच्छे गए हैं, और बॉलिंग में भी देखें तो आखिरी 4 मैच में 3 मैच में विकेट निकाले इन्होंने। पिछले मैच में ही इनको विकेट नहीं मिला, बाकी उसमें बॉलिंग भी इन्होंने सिर्फ 2 ओवर करी है शायद पिछले मैच में, वरना 4 ओवर में 1-2 विकेट तो बंदा लेके जाता। बैटिंग एवरेज जनरली 27 होता है, स्ट्राइक रेट 20 होता है। मतलब हर 20 गेंदों में इनको करियर में 1 विकेट तो हार्दिक को मिल ही जाती है। मतलब कम से कम 3 से 4 ओवर डालें तो 1-2 विकेट की गुंजाइश होगी। एसआरएच के सामने परफॉर्मेंस देखिए अगर हार्दिक पांड्या का, तो पिछले 4 मैच में 150 का स्कोर है, और बॉलिंग बहुत गजब की करी है इस बंदे ने। आप देखो टोटल 7 विकेट अब तक ले चुका है एसआरएच के पिछले 4 मुकाबलों में, और टोटल विकेट्स भी अगर आप इसके देखो ना, 8 विकेट है इसके पास मुंबई इंडियंस के लिए पिछले 4 मैच में जो इसने निकाले हैं। ठीक है, आप अगर देखें हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे, तो आखिरी 4 मैच में एक अच्छा स्कोर है 42 का, और विकेट्स निकाले हैं पिछले 4 मैच में इस बंदे ने टोटल 6 विकेट निकाले हैं पिछले 4 मैच में। तो इसका रिकॉर्ड हर तरीके से बॉलिंग में तो अच्छा दिख ही रहा है, रीसेंट फॉर्म भी, अपोजिशन टीम के सामने भी, ग्राउंड रिकॉर्ड भी, और बैटिंग भी बोनस है। तो सीवीसी का एक सेफ ऑप्शन आप इसको मान सकते हैं। स्ट्राइक रेट भी देखो, हर 16 बॉलों में ये लगभग एसआरएच का 1 विकेट ले जाता है। वैसे इस ग्राउंड पे भी हर 17 से 18 बॉलों में 1 विकेट ले जाता है। तो हार्दिक पांड्या आप अपनी टीम में क्यों ना ले। नमन देर की बात करते हैं। पिछले 4 मैच में नमन देर ने 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इसमें देखिए इनकी बैटिंग आ गई थी और एक मैच में प्रमोशन मिली थी बैटिंग में। तो बस इनको बैटिंग मिल जाए तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हाँ, अब आखिरी के 1-2 ओवर में आप इनसे उम्मीद करो तो फिर कितना ही रन बनाएंगे। हाँ, इनको कम से कम 5-6 ओवर पहले, मतलब 13वें-14वें ओवर में अगर बैटिंग मिल गई तो ये अच्छा रन बना के जा सकते हैं। नमन देर एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, सिर्फ बैटिंग पोजीशन से इनकी
परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एसआरएच के सामने 2 मैच खेले हैं, 0-30 का स्कोर है। ग्राउंड पे आखिरी 4 मैच में 162 का स्कोर है, बैटिंग एवरेज 21 है। सेंटनर बैटिंग खत्म ही नहीं होती, मुंबई की सेंटनर तक बैटिंग है, बल्कि दीपक चहर भी थोड़ा बहुत बैटिंग तो कर ही लेते हैं। तो ये बंदे भी अगर टॉप ऑर्डर पूरा भी बिखर जाए ना, तो ये मिलके भी 30-40 रन तो बना ही सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं ये लोग। आखिरी 4 मैच में सेंटनर का कोई बड़ा रन नहीं है। अगर हम देखें विकेट्स की बात करें तो आखिरी 4 मैच में 3 विकेट है। मैंने आपको पहले ही बोला था सेंटनर कोई बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है, वो रन्स को रोकते हैं, प्रेशर बनाते हैं, मैच जितवाते हैं, वो उनका मेन काम है। उनका काम विकेट लेना नहीं है। दीपक चहर के भी आखिरी 4 मैच में 3 ही विकेट है, पर बॉलिंग जो है वो सेंटनर को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि दीपक चहर का स्विंग जो है वो 2 ओवर चलेगा, उसके बाद शायद एक आध ओवर टीम इनको और दे दे, तो 2 से 3 ओवर मान लो दीपक को मिल गए। सेंटनर पूरे मैच में आएंगे बार बार और रन्स रोकते रहेंगे, तो वो 4 ओवर पूरे लगभग करने चाहिए। स्ट्राइक रेट देखें तो लगभग हर 22 से 23 बॉल में 1 विकेट सेंटनर लेते हैं, और हर 22 बॉल में दीपक चहर भी 1 विकेट ले जाते हैं। अगर आप देखें एसआरएच के सामने फर्स्ट टाइम खेलेंगे सेंटनर, और दीपक चहर की बात करें तो ये पहले खेल चुके हैं। आखिरी 4 मैच में इनके पास सिर्फ 1 विकेट है एसआरएच का, स्ट्राइक रेट 26.5 है। अगर आप देखिए ग्राउंड रिकॉर्ड तो ये देखिए आखिरी 3 मैच में सेंटनर के पास कोई रन्स नहीं है। आखिरी 4 मैच में 3 विकेट है सेंटनर के पास इस ग्राउंड पे, जबकि दीपक चहर के पास 2 विकेट है इस ग्राउंड पे आखिरी 4 मैच में। अब आप और बॉलर्स के विकेट देखो आखिरी 4 मैच के। सेंटनर दीपक चहर के 3-3 विकेट हैं, बोल्ट के पास 4 विकेट है। बोल्ट के पास शुरुआत का एडवांटेज है पावर प्ले का, और डेथ्स में भी कभी कभी आ जाते हैं। पेस भी अच्छा है, बाउंस भी बढ़िया है। जसप्रीत बुमराह टीम के सबसे तेज गेंदबाज, और पेस यॉर्कर सब कुछ है इनके पास, वेरिएशन से लेके हर एक चीज, ये तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। आखिरी 4 मैच में आप देखें तो 4 विकेट है इनके पास टोटल। खेले आईपीएल में 2 ही मुकाबले हैं आई थिंक अभी, उसके पहले टी20 वगैरह के मैचेस होंगे या आईपीएल के होंगे, पर हैं वो टी20 के ही कैटेगरी। करण शर्मा आखिरी 4 मैच में इनके पास, पिछला ही आईपीएल मैच खेले 3 विकेट ले गए, उसके पहले हर मैच में 1 विकेट ले रहे थे टी20 में, तो टोटल इनके पास हो गए 4, 5, 6 विकेट, पर ट्रस्टवर्दी नहीं है। रन्स बहुत लीक करते हैं, किसी ओवर में 15 रन भी आ जाएंगे, किसी ओवर में 1 आध विकेट भी मिल जाएगा। भरोसेमंद प्लेयर्स की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है, उसके बाद बोल्ट का ध्यान रखें क्योंकि वानखेड़े है। आप देखिए एसआरएच के सामने रिकॉर्ड, तो एसआरएच के सामने दीपक चहर को तो 1 ही विकेट मिला है पिछले 4 मैच में, 7 विकेट हार्दिक के पास है और 7 विकेट बोल्ट के पास है एसआरएच के आखिरी 4 मैच में। बुमराह के पास कितने विकेट है? 4 विकेट है, और करण शर्मा के पास आखिरी 4 मैच में 5 विकेट है एसआरएच के। ठीक है, अगर आप ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो 6 विकेट हैं हार्दिक पांड्या के पास इस ग्राउंड पे आखिरी 4 मैच में, 3 है सेंटनर के पास, 2 हैं दीपक चहर के पास, बोल्ट के पास हैं टोटल 7 विकेट इस ग्राउंड पे आखिरी 4 मैच में, बुमराह के पास 3 विकेट हैं, और नीचे हम देखें करण शर्मा तो 4 विकेट है। देखिए बुमराह बॉलर बहुत अच्छे हैं, पर विकेट अगर आप देखें ना तो आखिरी 4 मैच में 4 विकेट हैं, इस टीम के सामने भी सिर्फ 4 विकेट हैं, ग्राउंड पे 3 विकेट हैं, तो विकेट टेकर थोड़े से कम नजर आ रहे हैं बुमराह रिसेंट टाइम पे, और इस टीम के सामने और इस ग्राउंड पे विकेट इनको बहुत ज्यादा नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर ट्रेंट बोल्ट नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना आप ट्रेंट बोल्ट पे थोड़ा सा बैट खेल जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी कभी कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स कुछ और कहते हैं, प्लेयर कितना भी बड़ा हो स्टैट्स उसको एक्सपोज कर ही देते हैं, तो इसलिए मैं स्टैट्स आपको जरूर दिखाता हूं। भले हमें पता हो कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है, पर स्टैट देख के हमें कॉन्फिडेंस या फिर कह सकते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंस आता है। रोहित शर्मा देखिए, सबसे पहले प्लेयर बैटल की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये आपको बताता है कि कौन सा बल्लेबाज किस बॉलर के सामने स्ट्रगल करता है। जैसे कि रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी की 58 बॉल्स पे 65 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, और 3 बार अपना विकेट दिया है। बहुत बड़ा स्टैट नहीं है क्योंकि 58 बॉल्स काफी ज्यादा होती है, तकरीबन हर 20 बॉल में 1 विकेट दे रहे हैं, और रन्स भी रनर बॉल बन रहे हैं, मतलब जितनी बॉल है लगभग उतने ही रन्स हैं आसपास के। तो शमी रन्स नहीं खो रहे रोहित शर्मा के सामने, और विकेट भी ले रहे हैं, पर बहुत ज्यादा विकेट नहीं ले रहे हैं। बहुत ज्यादा विकेट ले रहे हैं हर्षल पटेल, 29 बॉल्स में 35 रन दिए हैं सिर्फ, और विकेट ले लिए हैं 3। शमी लगभग हर 20 गेंदों में 1 विकेट ले रहे थे रोहित शर्मा का, और वैसे ही हर 10 गेंदों में हर्षल पटेल रोहित शर्मा का 1 विकेट ले रहे हैं। तो हर्षल पटेल जो हैं उनको थोड़ा सा रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे, उनकी कटर्स, उनकी स्लोअर वंस, उनके वेरिएशंस को नहीं समझ पा रहे रोहित शर्मा, ये समझ में आ रहा है। और पैट कमिंस को भी नहीं समझ पा रहे। पैट कमिंस के पास टीम में सबसे ज्यादा पेस है, ये 140 से 150 तक जाते हैं, स्पीड इनकी जो है बॉलिंग की वो ये है। 25 गेंदों में 31 रन देकर हर्षल से भी अच्छे स्टैट है, 3 बार विकेट लिया है रोहित शर्मा का। और आपको पता है शमी और पैट कमिंस पावर प्ले में आते हैं बॉलिंग करने, तो शमी रन्स रोकेंगे, पैट कमिंस विकेट लेने को देखेंगे, तो रोहित शर्मा जो है हो सकता है कि अपना विकेट गवा भी दे शुरुआत में, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर बच गए तो बाद में फिर हर्षल पटेल बॉलिंग करने आएंगे, उनसे कैसे बचेंगे। तो इतने सारे प्लेयर बैटल हैं रोहित शर्मा के, बड़े ध्यान से टीम में लीजिएगा, और कप्तान वाइस कप्तान तो हाथ जोड़ के कहता हूं मत बनाइएगा, और बनाएंगे भी तो हो सकता है 5-6 मैच में 1 आध बार चलें, हो सकता है ये वो मैच हो जिसमें चल जाए, पर रिस्क है बहुत ज्यादा। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, पैट कमिंस की 39 बॉल्स पे 44 रन है, और सूर्या ने अपनी 2 बार विकेट पैट कमिंस के सामने गवाई है। शमी की 20 बॉलों में 40 रन बनाए हैं, सूर्या ने 1 बार विकेट गवाई है। हर्षल की 39 बॉल्स पे हर्षल पटेल
मतलब हर्षल पटेल की 39 बॉल्स पे 51 रन से सूर्या को और एक ही बार विकेट दिया है। तो हर्षल पटेल की बहुत पिटाई करते हैं। हर्षल पटेल के पास पेस भी ज्यादा नहीं है ना, तो अगर थोड़ा बहुत बॉल मूव नहीं करा ना, कटर्स वगैरह ये जो डालते हैं वो थोड़ी सटीक नहीं बैठी, लाइन लेंथ गड़बड़ हुई ना, तो सूर्या पिटाई कर देते हैं। विल जैक्स, एहसान मलिंगा ने एक बॉल में ही इनका एक बार विकेट लिया, वो स्लिंगी एक्शन है एहसान मलिंगा का। तिलक वर्मा पे आ जाइए, पैट कमिंस ने 20 बॉलों में एक बार तिलक का विकेट लिया है 32 रन देकर। तो ये है मुंबई इंडियंस के कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स। और एक आखिरी स्टैट और देख लीजिए, हार्दिक पांड्या वर्सेस हर्षल पटेल। इनका भी 13 गेंदों में ही 3 बार विकेट ले लिया हर्षल पटेल ने। आपको पता है हर्षल पटेल डेथ ओवर्स के आसपास बॉलिंग करते हैं, हार्दिक की बैटिंग भी जो है वो थोड़ा सा डेथ के आसपास ही आती है। मान लीजिए 13-14 ओवर की बात मानिए, तो उस टाइम पे हर्षल एक्टिव रहते हैं। तो हर्षल ने 13 गेंदों में 3 बार विकेट लिया हार्दिक का, और शमी ने 25 गेंदों में 3 बार विकेट। शमी को तो फिर भी चलो इन्होंने पिटाई करी है 25 पे 45, पर हर्षल के सामने तो रन ही नहीं बन रहे हार्दिक पांड्या के। तो ये एक अच्छा बैटल है, हार्दिक के रन रोकने हर्षल का इस्तेमाल होगा। मतलब हर्षल इस मैच में इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो रोहित के सामने बैटल देखा हमने इनका, एक हमने इनका बैटल देखा हार्दिक के सामने, और भी कोई बैटल है क्या? नहीं, और कोई बैटल नहीं है। और फिर एक सूर्य का बैटल है, उसमें सूर्य हर्षल की पिटाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे प्लेयर बैटल खत्म हो जाते हैं। और अब बात करते हैं फैंटेसी में कौन सी एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। फैनलाइन 11 100% TDS GST फ्री एप्लीकेशन है। अभी 1000 से 9000 डिपॉजिट करने पे आपको 7% का एक्स्ट्रा रियल कैश मिल रहा है। कोड लगाना है थाला, थाला कोड लगाएंगे 7% एक्स्ट्रा लेके जाएंगे 1000 से 9999 के डिपॉजिट पे, और 7 बार इसका आप यूज कर सकते हैं ऑफर का। 100% TDS GST फ्री है। IPL में इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है, तो उसमें भी पार्ट लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ प्राइस एक्स्ट्रा टूर्नामेंट के बाद जरूर मिलेगा। तो ये हो गई बात यहाँ पे इस एप्लीकेशन की। नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना, 50 रुपए का रियल कैश है। बार बार बता चुका हूँ, डाउनलोड करना हो तो करो, नहीं करना मत करो। आपके ही 50 रुपए जो है आपको नहीं मिलेंगे, फ्री के मिल रहे हैं। ले लो तो अच्छी बात है, ना लो तो आप जानो। बात करते हैं इस मैच में इस टीम की। ये टीम को भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक प्लेयर की जो है स्पीड को भी देखेंगे, एक एक प्लेयर का गेम प्ले भी देखेंगे, और फिर अपनी टीम में उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड का गेम प्ले जो है पेस के सामने काफी अच्छा रहता है। थोड़े से मूवमेंट से प्रॉब्लम और थोड़ी सी स्पिन से प्रॉब्लम इनको रहती है, पर कंसिस्टेंसी के मामले में रोहित से तो बेटर ऑप्शन ये नजर आ रहे हैं। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है, और इस टीम के सामने भी ट्रेविस ने पहले अच्छा खेला हुआ है। अभिषेक शर्मा की वहीं हम बात करें तो ये स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं, पेस के सामने फंसते हैं जनरली। पिछले मैच में काफी अच्छा खेले थे, स्पिन को तो बढ़िया खेले ही, पेस को भी काफी दमदार तरीके से खेला था। 141 का स्कोर बनाया था इस प्लेयर ने। तो ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड छोटा है और अभी रेड हॉट फॉर्म में अभिषेक शर्मा नजर आ रहे हैं, और ट्रेविस हेड तो कंसिस्टेंटली रन्स बना ही रहे हैं। अब ईशान किशन पे टीम थोड़ा सा कम भरोसा जता रही है, फॉर्म इनका अच्छा है नहीं। और हालांकि पिछले मैच में पार्टनरशिप बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी हेड और अभिषेक की, जिसके चलते फिर ईशान किशन नीतीश रेड्डी को स्किप करके टीम ने सीधा क्लासिन को ऊपर भेजा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब इससे आपको यह भी समझ में आ रहा होगा क्लासिन की बैटिंग आनी ही आनी है, चाहे वो लेट बैटिंग करने आए चाहे अर्ली बैटिंग आ जाए, उनकी बैटिंग तो आएगी। और वो इतनी क्षमता रखते हैं कि 10 बॉल में 20-25 रन भी बनाने की क्षमता हेनरिच क्लासिन की रहती है। विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देते हैं आपको, तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर। स्पिन को भी डोमिनेट करते हैं, स्पिनर्स का आप कह सकते हैं सफाया कर देते हैं। इनके सामने अगर स्पिनर आएंगे जैसे करण शर्मा और मिशेल सैंडलर जैसे स्पिनर, तो उनकी इकोनॉमी भी हिला देंगे और रन्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो हेनरिच क्लासिन मिड ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं जब स्पिनर्स का रोल होता है, और इस ग्राउंड पे वैसे भी स्पिनर ज्यादा चलते नहीं है, तो उनकी भरसक पिटाई कर सकते हैं हेनरिच क्लासिन। ठीक है, यहां पर नीतीश रेड्डी भी है जो टीम के लिए कंसिस्टेंट रन्स बना रहे हैं। इवन ईशान किशन से तो बेटर परफॉर्म ही कर रहे हैं, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और हर मैच में जब जब बैटिंग आती है ना, मिनिमम 25 से 35 तो बनाते ही हैं। ये कंसिस्टेंसी है इनकी, नीतीश रेड्डी की। तिलक वर्मा जो मुंबई की टीम से कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, इस टीम से नीतीश रेड्डी दिखा रहे हैं वो कंसिस्टेंसी। रन्स बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, 25 से 35 की रेंज में मान लीजिए, पर बनाएंगे हर मैच में। तो ऐसे प्लेयर भी हमें टीम में चाहिए रहते हैं। फिर आते हैं अभिनव मनोहर। पिछले मैच में इनका यूज नहीं हो पाया एज एन इंपैक्ट। अभिनव मनोहर अच्छे प्लेयर हैं, बट अभी तक इस साल इनका फॉर्म अच्छा दिखा नहीं। अनिकेत ने फिर भी अपने आप को 1-2 मैच में प्रूव किया है। जब एसआरएच की लाइनअप पूरी ढह गई थी उस टाइम पर अनिकेत ने रन्स बनाए थे टीम के लिए, तो अनिकेत वो परफॉर्मेंस जो है दिखा चुके हैं अपना। जैसे कि नमन धीर करते हैं टीम मुंबई इंडियंस के लिए, जब उनकी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाती तो नमन धीर स्कोर करते हैं। तो वैसे ही है अनिकेत वर्मा, जब कुछ नहीं बचेगा तो ये प्लेयर जो है परफॉर्मेंस देके जाएगा। सो ग्रैंड लीग्स के लिए ये प्लेयर अच्छे होते हैं, पर वन एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि उस टीम से आपने नमन धीर को भी ले लिया और इस टीम से अनिकेत को भी ले लिया। दोनों को एक एक टीम में रखिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर हो सकता है एसआरएच का कोलैप्स हो जाए किसी दिन, या फिर हो सकता है मुंबई का भी कोलैप्स हो जाए, तब उनको बैकअप के लिए आप रखिए। अब इनके बॉलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं पैट कमिंस, जो 140 से 150 के आसपास बॉलिंग करते हैं। पेस बहुत ज्यादा है, मेनली रॉ पेस पे रिलाई करते हैं, बाउंस अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेरिएशंस हैं इनके पास, स्लोअर बॉल्स हैं, सब कुछ है।
पैट कमिंस एक पावर पैक प्लेयर है और एक बड़े फॉर्मेट का, और रेड बॉल का अगर आप देखें ना टॉप 3 बॉलर्स में आएगा ये, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स में आता है, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा होता है, टी20 भी सूट करेगा इसको, ऐसा नहीं कि टी20 में नहीं, सब जानता है, सब ट्रिक्स हैं इसके पास, पावर प्ले में भी आएगा और डेथ्स में भी आ सकता है। हालांकि डेथ्स में कभी कभी टीम जो है नहीं इनको लाती प्रॉपर, हर्षल का तो इस्तेमाल डेथ में होता ही है, पर कभी कभी इनका पूरा इस्तेमाल नहीं करती। पैट कमिंस कहीं भी आ सकते हैं, पर जनरली पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और डेथ के आसपास 2 ओवर इनको डालने चाहिए। हर्षल पटेल का मेन इस्तेमाल जो है वो पावर प्ले जस्ट खत्म होने के बाद होता है। मान लीजिए पावर प्ले हो गया, थोड़ा बहुत जो स्विंग था वो मोहम्मद शमी और पैट कमिंस ने थोड़ा बहुत निकाला, उसके बाद हर्षल पटेल की बारी आएगी, मान लीजिए 5वें 6वें ओवर में एक आध ओवर डाल दिया, एक आध मिड ओवर में बॉलिंग कर दी, और फिर डेथ के 2 ओवर के आसपास इनके बचे रहते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर डेथ के ही बॉलर हैं, वेरिएशन है, स्पीड इनके पास सबसे कम है, अगर वेरिएशन नहीं कर पाए तो फिर इनकी भरसक पिटाई हो सकती है, जैसे सूर्य कुमार यादव इनकी पिटाई करते हैं, पर इनके सामने रोहित शर्मा फंसते हैं, मैंने आपको बताया था रोहित शर्मा बहुत भयानक तरीके से फंसते हैं, और इनके सामने जो है हार्दिक पांड्या भी हमने देखे थे, हार्दिक पांड्या भी बैटिंग नहीं कर पाते हैं। तो हर्षल का रोल जो है वो शुरुआत में थोड़ा रहेगा, रोहित के सामने अगर टिक गए तो हर्षल को अर्ली बॉलिंग करने भेजेंगे ब्रेक थ्रो लेने के लिए, और लास्ट में डेथ के लिए तो रखेंगे ही, हो सकता है हार्दिक के सामने ये अपना दूसरा फिर तीसरा और चौथा ओवर भी हार्दिक के सामने डाले, विकेट लेने को देखेंगे। मोहम्मद शामी शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, सीम बॉलर, एक स्विंग होता है एक सीम होता है, बॉल बाउंस होने से पहले, पिच को छूने से पहले बॉल को आप स्विंग करते हैं, और जब सीम पे बॉल गिरता है उसके बाद कैसा उसको गिराया गया है उसके बेसिस पे वो और मूव करता है टिप खाने के बाद, तो उसको हम सीम बोलते हैं। स्विंग, टिप खाया, सीम, ठीक है। इस प्लेयर के पास जो है वो सीम बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, आप समझ रहे हैं वर्ल्ड में बात कर रहा हूं। जैसे जेम्स एंडरसन आपको पता है स्विंग के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं, टॉप 2-3 में आएंगे, और वैसे ही टॉप 2-3 में मोहम्मद शामी आते हैं सीम के मामले में। ये ऐसा सीम को पटकते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है बॉल कहां जाने वाला है, बहुत बड़ी भयंकर तरीके से मूवमेंट करते हैं बॉल का। अगर आप इनकी बॉलिंग स्पीड देखें तो वो भी समवेयर अराउंड होती है अप्रोक्सीमेटली 140 से 145 के आसपास, पर समटाइम्स ही 150 के आसपास, एक बार इन्होंने 153 भी छू लिया था, आपको याद होगा 153 की स्पीड पे भी चले गए थे। आप सोचो 153 पे कैसे इसको बल्लेबाज ने फेस करा होगा, ठीक है। 140 से 145 जनरली ये बॉल करता है, जो कि डिसेंट स्पीड है, खराब स्पीड नहीं, अच्छी स्पीड मानी जाती है, 140 या उससे ऊपर जो भी हो, और ये तो 140 से 150 जाते हैं मोस्ट कॉमनली पैट कमिंस। तो दोनों के पास रॉ पेस अच्छा है, इनके पास बाउंस है, वेरिएशंस है, इनके पास सीम मूवमेंट बहुत अच्छा है, ये थोड़ा बहुत स्विंग कर लेते हैं, सीम पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं मोहम्मद शामी, इनका मेन ट्रिक वही है। हर्षल पटेल की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो स्पीड काफी ज्यादा कम है, ये समवेयर अराउंड 130 से 135 के आसपास ही जा पाते हैं, और कभी कभी उससे भी कम ही रह जाते हैं, कभी कभी 128 भी जाते हैं, ठीक है। तो हर्षल के पास स्लोअर बंस है जो कि जनरली कम मतलब स्पीड की रहती हैं, पर इनका जो नॉर्मल जोन भी है ना बॉलिंग का वो काफी कम है, मतलब अगर वेरिएशंस नहीं मिले ना तो इनको बल्लेबाज जो है वो अच्छे से टाइम कर सकता है। जिन प्लेयर्स की स्पीड ज्यादा होती है उनको टाइम नहीं कर पाता, जैसे शमी है और पैट कमिंस को टाइम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं कर पाते। एहसान मलिंगा की स्पीड की बात करें तो ये समवेयर अराउंड 136 से 141 के आसपास मान लीजिए, 136 से 141 के आसपास इनकी स्पीड है, और ये जो है ये थोड़े से स्लिंगी एक्शन है मलिंगा वाला, जैसा इनका नाम है वैसे ही थोड़ा सा अलग सा मूवमेंट। आपको पता है श्रीलंका के जो प्लेयर्स आते हैं इमर्जिंग प्लेयर हैं ये, तो वो कुछ अलग तरीके से बॉलिंग करते हैं, कुछ मलिंगा टाइप रहते हैं, जैसे मतीचा पथिराना कॉपी करते हैं मलिंगा को, तो इनका भी थोड़ा सा डिफरेंट वो है। तो श्रीलंकन टेस्ट है, देख लीजिए भाई, ये प्लेयर जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भरोसेमंद तो नहीं रहेंगे, पर सरप्राइज पैकेज होते सामने वाले टीम के लिए। फिर आते जीशान अंसारी, ये टीम के स्पिन बॉलर है, बढ़िया लेग ब्रेक गुगलीज का प्रयोग करने वाले प्लेयर। तो ये हो गई इस टीम की बात। देखिए स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेन है आपको पेसर्स पे ध्यान देना, और उन पेसर्स को जो प्रूवन पेसर्स हैं जैसे कि हर्षल पटेल। यहां पे हमारी एनालिसिस खत्म हुई इस टीम की। अब हम बात करेंगे फॉर्म की। ये है प्लेयर्स के स्टैट्स। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्निकल तो ये स्टैट्स आपको सपोर्ट करेंगे टीम सिलेक्शन में, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेविस हेड की। नाम भूल जाइए कौन है, रिकॉर्ड देखिए 66, 8, 4, 22, बैटिंग एवरेज 31.2। इनकंसिस्टेंसी है ट्रेविस हेड में है, क्योंकि आप देखिए आखिरी 4 मैच में बंदे ने एक अच्छा मैच खेला, एक एवरेज मैच और 2 बहुत खराब मैच खेले। अगर आप मुंबई के सामने कंसिस्टेंसी देखें तो आखिरी 4 मैच में 3 मैच तो इसके अच्छे गए, एक ही मैच थोड़ा सा खराब हुआ है। बैटिंग एवरेज इसका जनरली इंक्रीज हो जाता है, मुंबई के सामने 39.8 हो जाता है। ग्राउंड पे अगर आप इसका रिकॉर्ड देखिए वानखेड़े में तो लास्ट टाइम 48 बनाया, उसके पहले 12 और 37 का स्कोर है, एवरेज 32.3 है। तो कॉमनली अगर हम देखें तो लगभग समवेयर अराउंड 30 के आसपास का स्कोर तो इसका बनना ही चाहिए इस ग्राउंड पे।
अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें, लास्ट मैच में 141 बनाया, पर इनकंसिस्टेंसी इनमें बहुत ज्यादा। इस सीजन तो ये पहले ही मैच है शायद जिसमें चले हैं, उसके पहले 18, 2-1 बहुत खराब खेल रहे थे। बैटिंग एवरेज 28 है, और पिछले 4 मैच में जो इन्होंने बॉलिंग थोड़ी बहुत करी है, 1-2 ओवर कभी कभी पावर प्ले में करने आ जाते हैं, उसमें इनके पास विकेट ही नहीं है। स्ट्राइक रेट 23.2 है। मुंबई के सामने देखिए आखिरी 4 मैच में एक ही बड़ा इनिंग है, हालांकि 3 मैच में जो बॉलिंग करी उसमें एक बार 2 विकेट लिए हुए हैं। अगर आप ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखिए, आखिरी 4 मैच में बंदे ने सिर्फ एक मैच में अच्छी बैटिंग करी है, 21 का एवरेज है। तो कुल मिलाकर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा काफी एवरेज पिक समझ में आ रहा है। उनको सामना भी करना पड़ेगा दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट का शुरुआत में, जो बहुत अच्छा स्विंग वगैरह अगर कंडीशंस वैसी हुई तो बढ़िया प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल बॉल विकेट में जाती है ट्रेंट बोल्ट की, तो जो लेफ्ट आर्म सीमर है। ईशान किशन की बात करते हैं, फॉर्म काफी खराब चल रहा है इस आईपीएल में। आप देखो जब जब रन बनाने जा रहे हैं बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे, इवन अभी तो एवरेज परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। पिछले 4 मैचेस से हम देख रहे हैं 20 रन भी नहीं बने बंदे के, 28 का बैटिंग एवरेज है। पहले इसी मुंबई इंडियंस टीम का ये हिस्सा हुआ करता था पिछले साल, और इस साल जो है अपोजिशन में खेलने वाला है, तो ग्राउंड का तो इसको अनुभव रहेगा। अपोजिशन टीम मुंबई के सामने 2 मैच खेले हैं, 48-11 का स्कोर है। ग्राउंड पे आखिरी 4 मैच में कोई बड़े रन नहीं है, 23 का हालांकि बैटिंग एवरेज है, तो इस ग्राउंड पे भी बहुत ज्यादा ये चल नहीं रहा है। नीतीश रेड्डी की बात करते हैं, 31, 19, 0, 32 ये इनके स्कोर से जब इनको बैटिंग मिली आखिरी 4 मैच में। एवरेज 29.6 की है, बाकी प्लस के मुकाबले फिर भी कंसिस्टेंट है। बीच में बस 2 मैच थोड़े से खराब हुए थे। मुंबई के सामने लास्ट टाइम 20 बनाया था, इसी ग्राउंड पे वो इनका 20 आया हुआ था। बॉलिंग इनसे आजकल होती नहीं है। आखिरी 4 मैच में जो थोड़ी बहुत बॉलिंग करी विकेटलेस, मुंबई के सामने 2 मैच में बॉलिंग करी विकेटलेस, ग्राउंड पे ही वो मैच थे विकेटलेस। हैंड्रिच क्लासेन, इनकी कंसिस्टेंसी का जवाब नहीं है, पर इनको बैटिंग उतनी मिल नहीं पाती है। तो अगर बैटिंग जल्दी मिलेगी, ठहर के खेलेंगे तो बड़ा स्कोर करेंगे हैंड्रिच क्लासेन। 21, 27, 33, 32, 26 इनके आखिरी 4-5 मैचेस हैं। बैटिंग एवरेज 35.2 है। इस मुंबई के सामने अगर आप देखें तो 2-80, 18, 36 का स्कोर है। बैटिंग एवरेज 34। ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखिए 2 और 18, बैटिंग एवरेज 10 का है। अभिनव मनोहर, आखिरी 4 मैच से 5 रन 8 रन से ज्यादा बने नहीं इनके। बैटिंग एवरेज 24 है, पर वाहियात खेल रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। मुंबई के सामने आखिरी 2 मैच खेले हैं, एक में अच्छा परफॉर्मेंस है, एक में खराब है। ग्राउंड पे पूरे रिकॉर्ड खराब है। आप देखिए एसआरएच जो है वो हैवीली जो है वो टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर और एक हैंड्रिच क्लासेन पे डिपेंड है, और थोड़ा बहुत नीतीश रेड्डी पे। ना ईशान किशन चल रहे हैं, ना नीचे के प्लेयर चल रहे हैं। अनिकेत वर्मा ने 1-2 बार मैच को संभाला है जब ऊपर के प्लेयर्स फ्लॉप हुए। आखिरी 4 मैच में आप देखो 2 इनिंग्स अच्छे हैं। बैटिंग एवरेज 28 है। मुंबई के सामने फर्स्ट टाइम खेलेंगे, ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेलेंगे। अब इनके बॉलर्स की बात कर लेते हैं, किसने कितने विकेट निकाले। पैट कमिंस, आखिरी 4 मैच में टीम के लिए सिर्फ 2 विकेटें हैं, जबकि टीम के सबसे तेज गेंदबाज हैं, वेरिएशंस है, वर्ल्ड लेवल पे नाम है, पर विकेट्स नहीं ले रहे। हर्षल पटेल, इनने निकाले विकेट, 6 विकेट है पिछले 4 मैच में इस बंदे के पास। मोहम्मद शामी, इनके पास है पिछले 4 मैच में 3 विकेट। एहसान मलिंगा, पिछले मैच में 2 विकेट निकाले, उसके पहले टी20 में काफी विकेट लेके आ रहे हैं। तो टोटल आप देखें तो 6 विकेट इनके पास भी हैं आईपीएल प्लस टी20 मिला के। ईशान अंसारी, पिछले 4 मैच में इस प्लेयर के पास 4 विकेट है। टीम के पास हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो जो आईपीएल प्रॉपर खेला अभी हर्षल पटेल ही है, और बाकी जो टी20 वगैरह अच्छे खेल के आया उसमें एहसान मलिंगा है। ठीक है, तो ये है स्थिति। विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो एहसान मलिंगा ने बहुत ज्यादा आईपीएल वगैरह तो नहीं खेला हुआ है। 17.8 का इनका स्ट्राइक रेट है। हर 17 से 18 बॉलों में टी20 में ये विकेट लेते हैं, मतलब टी20 फॉर्मेट में, इंक्लूडिंग ये आईपीएल का मुकाबला। अगर हम बात करें शमी की तो ये 19 से 20 बॉलों में 1 विकेट लेते हैं। हर्षल को 15 से 16 बॉल में विकेट मिल जाती है। ये एक अच्छा स्टेट है हर्षल का, ये बहुत विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हैं, विकेट लेने को देखते हैं। और पैट कमिंस को 21 से 22 बॉलों में 1 विकेट मिलता है, और वैसे ही जीशान को 22 से 23 बॉलों में 1 विकेट मिलता है। हाईएस्ट विकेट लेने की कैपेसिटी जो है, मतलब जल्दी विकेट निकालने की कैपेसिटी हर्षल में है, और पिछले 4 मैच में सबसे ज्यादा विकेट भी हर्षल ने लिए है। अगर हम मुंबई के सामने परफॉर्मेंस देखें तो आखिरी 4 मैच में पैट कमिंस ने बहुत परेशान किया है मुंबई को। टोटल आप देखिए इस प्लेयर ने निकाले हैं 8 विकेट मुंबई के सामने पिछले 4 मुकाबलों में, तो ये एक बहुत अच्छा स्टैट है पैट कमिंस का। हर्षल पटेल, इन्होंने निकाले 6 विकेट आखिरी 4 मैच में मुंबई के सामने। शमी के पास सिर्फ 2 विकेट है मुंबई के सामने आखिरी 4 मैच में। एहसान फर्स्ट टाइम खेलेंगे, जीशान फर्स्ट टाइम खेलेंगे। ग्राउंड रिकॉर्ड देखें तो पैट कमिंस के पास 3 मुकाबले खेले इस ग्राउंड पे, सिर्फ 1 विकेट है। हर्षल को देखें तो आखिरी 4 मैच में सिर्फ 1 विकेट है। फिर मोहम्मद शमी को देखें तो इनके पास इस ग्राउंड पे 5 विकेटें हैं आखिरी 4 मैच में। एहसान मलिंगा पहली बार खेलेंगे, जीशान पहली बार खेलेंगे। ग्राउंड पे थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड अच्छा है वो किसका है, मोहम्मद शामी का अच्छा है। ठीक है, बाकी प्लेयर्स का रिकॉर्ड उतना है नहीं, हालांकि मैच भी नहीं खेले। अब 3 मैच में क्या ही वो अंदाजा लगाओगे प्लेयर्स की कैपेबिलिटी का। लॉन्ग टर्म में समझ में आती हैं चीजें, तो आपको चीजें हालांकि बहुत समझ में आ गई होंगी, स्टेट से भी आपको समझ में आ गया होगा किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। 3 कॉलम है, रिसेंट फॉर्म, अगेंस्ट मुंबई, ग्राउंड रिकॉर्ड, तो 3 में से किसके 2 या 3 मैच हो रहे हैं, तो उससे भी आप अंदाजा ये चीजों का लगा लेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्लेयर बैटल की। प्लेयर बैटल में हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर किसके सामने स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रेविस हेड की। विल जैक्स की 11 बॉलों पे 20 रन है,
ट्रेविस हेड के, एक बार विकेट दिया है। अभिषेक शर्मा ट्रेंट बोल्ट की 26 बॉलों पे 2 बार विकेट दे चुके हैं, 25 रन खाए हैं अभिषेक शर्मा के सामने बोल्ट ने। तो बोल्ट ने देखिए 2 बार विकेट निकाली अभिषेक शर्मा शुरुआत में बोल्ट को फेस जरूर करेंगे क्योंकि ओपनिंग पे है ना ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा, तो बोल्ट और चहर के सामने इनको आना ही है। चहर के सामने नहीं खेल पाते अभिषेक, 12 गेंदों में 2 बार विकेट दे चुके हैं, मतलब बोल्ट से ज्यादा डेडली अभिषेक के सामने दीपक चहर है। और जसप्रीत बुमराह 17 गेंदों में 2 बार इनका विकेट ले चुके, तो अगर कहीं बोल्ट और दीपक चहर से बच गए तो फिर बुमराह आ जाएंगे। तो भाई अभिषेक शर्मा के सामने जो है वो थोड़े से काले बादल नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपने रोहित शर्मा बताए थे ना कि भाई रोहित शर्मा के भी काले बादल नजर आ रहे हैं, उनके सामने बहुत बैटल्स हैं, वैसे अभिषेक शर्मा के सामने भी गिनती नहीं है इतने बैटल्स हैं। हार्दिक ने भी 8 बॉलों में चलो 1 बार विकेट इनका ले ही लिया, बहुत दिक्कत है। ईशान किशन, बोल्ट ने 35 गेंदों में 2 बार इनका विकेट लिया है और दीपक चहर ने 24 गेंदों में 1 बार इनका विकेट लिया है। हेनरिच क्लासन, विल जैक्स 3 बॉलों में 1 बार विकेट ले चुके हैं, सैंडर 5 बॉलों में 1 बार इनका विकेट ले चुके हैं। एक लास्ट स्टेट देख लीजिए, हार्दिक पांड्या ने नीतीश रेड्डी का 6 बॉलों में 1 बार विकेट लिया और करण शर्मा ने 2 बॉलों में नीतीश रेड्डी का 1 बार विकेट लिया है। तो इसमें आपको 2 स्टेट बहुत अच्छे मिले हैं, एक तो रोहित शर्मा वाला मिला है, रोहित शर्मा के सामने बहुत ज्यादा बैटल्स हैं, और अभिषेक शर्मा। तो चलो इससे आपको ये तो पता चल गया कि शर्माओं के चलने के चांसेस इस ग्राउंड पे काफी कम दिख रहे हैं इन अपोजिशन टीमों के सामने भी, मान लो। अब हम आपको बताएंगे, ये आखिरी 2-3 मिनट और बचे हैं, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, बिल्कुल भी आगे पीछे मत करना क्योंकि चीजें छूट जाएंगी फिर आपसे। कम से कम पूरा वीडियो नहीं भी देखा तो इस सेक्शन को तो पूरा देख लेना, इससे आपको काफी अंदाजा लगेगा, टीम बनाने में मदद मिलेगी। और मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि मैंने किस प्लेयर को क्यों लिया है, किसको कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन किया है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, मैंने क्यों अभिषेक को कैप्टन नहीं करा, रोहित को लेने में मैं क्यों टीम में डर रहा हूं अभी भी, तो हर चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। पर सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, क्योंकि पूरा वीडियो आपने देख लिया और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया। जिन्होंने नहीं दबाया प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो यूट्यूब आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं देगा। यूट्यूब का सीधा सा एल्गोरिथम है कि भाई सामने वाले ने वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, मतलब उसको वीडियो पसंद आई, आपको भले ही पसंद आई, पर अगर आपने रिएक्ट नहीं करा तो यूट्यूब को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। कमेंट क्या करना है, कौन सी टीम इस मैच में जीतने वाली है। मैं हमेशा आपसे पूछता हूं, बहुत से लोग बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं, जसप्रीत बुमराह की मुंबई इंडियंस या फिर अभिषेक शर्मा की सनराइजर्स हैदराबाद। और प्लीज विद लॉजिक बताइएगा, बस ऐसी हवा में तीर नहीं मारना है, लॉजिक बताइए क्यों आपको लगता है कि एसआरएच जीतेगी। कुछ भी लॉजिक हो सकता है, या मुंबई जीतेगी, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, पर लॉजिक चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करने आ ही रहा हूं। तो फटाफट लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अब देखिए टीम की बात करें उससे पहले, अगर टीम में हम कोई चेंज कर देते हैं इस मैच में तो वो हम आपको बताएंगे टेलीग्राम चैनल पे, फैंटेसी एक्सप्रेस का टेलीग्राम चैनल। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, यूजर नेम आप देख ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सबसे आसान तरीका बताऊं, कमेंट सेक्शन में जाओ, सबसे ऊपर मैंने अपने कमेंट को पिन कर दिया है, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक भी है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। जस्ट नीचे Fanla11 ऐप का लिंक है जिसमें 50 रुपए का रियल कैश मिल रहा है, तो दोनों ऐप को भी डाउनलोड करो, इसको भी ज्वाइन करो। अब देखिए 1-2 मिनट की बात है, ठीक है, सिर्फ 1 या 2 मिनट, इसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। सो गाइस, 3 करोड़ की ड्रीम 11 की टीम ये रही आपके सामने। कैप्टनसी की बेस्ट ऑप्शन हार्दिक पांड्या। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, तब हार्दिक पांड्या वो प्लेयर होंगे जो बैटिंग में बैकअप भी दे जाएंगे और 2 से 3 ओवर 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। काफी विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हैं इस ग्राउंड पे, तो सी या वीसी का एक अच्छा ऑप्शन हार्दिक पांड्या दिख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा मेरे फेवरेट है मुंबई की तरफ से, क्योंकि ये सबसे कंसिस्टेंट खेलने वाले बल्लेबाज है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को भी इवन में रखने वाला हूं। रोहित शर्मा को लेने में मुझे काफी डर लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने वो परफॉर्मेंस दी नहीं है। पिछले 4 मैच में बंदे के 20 रन भी नहीं बने हैं, पर वही ये लॉ ऑफ एवरेजेस है, किसी भी दिन ये बड़ा स्कोर कर देगा, पर वो दिन काफी कम आते हैं। तो अगर आपको टीम से हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, पर एक्सपीरियंस वगैरह देख के बस मैं टीम में ले रहा हूं, पर मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूं रोहित शर्मा को टीम में लेके, डरा हुआ हूं। हेनरिच क्लासन को मैंने टीम में लिया है क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अगर नहीं जल्दी ज्यादा खेल पाए, जल्दी आउट हो गए, तो एक क्लासन ही वो प्लेयर हैं जो बड़ी नहीं खेल सकते हैं टीम के लिए, वो भी वानखेड़े जैसे ग्राउंड पे। रिकिल्टन पे बहुत ज्यादा आप ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, पर अभी बीच में एक इनिंग बहुत अच्छी इन्होंने इस ग्राउंड पे खेली थी, 62 का स्कोर इन्होंने यहां पे किया था। फिर हमने ट्रेविस हेड को लिया है, मैन इन फॉर्म एसआरएच की तरफ से, बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, पर फिर भी बैटिंग विकेट्स पे अच्छा करते हैं, छोटे ग्राउंड पे तहलका मचा देते हैं। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा 141 बना गए थे, पर मैं आपको बता दूं इनके बहुत सारे बैटल्स हैं मुंबई के बॉलर्स के सामने। बोल्ट को नहीं खेल पाते, हार्दिक के सामने स्टैट खराब है, दीपक चहर तो बहुत परेशान करते हैं, बुमराह के सामने स्टैट खराब है, तो अभिषेक शर्मा स्ट्रगल करते नजर आ सकते हैं, इसलिए सीवीसी नहीं रखा है, टीम में बस ले लिया है। फिर मैंने बोल्ट को लिया है जो काफी अच्छा स्विंग प्रोड्यूस
करते हैं, पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में आते हैं। हर्षल पटेल जो कि प्रॉपर डेथ ओवर्स में आते हैं, कटर स्लोअर वंस का सबसे अच्छा प्रयोग करने वाले बॉलर हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह को टीम में लिया है। वर्ल्ड के बेस्ट डेथ बॉलर है और परफॉर्म भी करके जाते हैं, विकेट्स भी लेके देते हैं। तो ये है मेरी ओवरऑल टीम इस मैच में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। एमआई वर्सेस एसआरएच का ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, एमआई वर्सेस एसआरएच ड्रीम 11 टीम मेकिंग यहां पे हमारी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बस एक लाइक करना है, अपना प्यारा सा कमेंट करना है कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं विद लॉजिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।